कजाखस्तान ने रूस की पश्चिमी तकनीक तक पहुंच रोक दी है, जिससे चीन को अरबों का नुकसान हो रहा है। देखिए, ये व्यापार के बारे में नहीं है, ये एक आर्थिक दबाव के बारे में है। 8,000 से ज्यादा ट्रक जो रूस के लिए जरूरी खास सैन्य सामान जैसे ड्रोन, माइक्रोचिप्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स लेकर जा रहे थे, अब सीमा पर फंसे हुए हैं। यही शर्मिंदगी है जिसकी वजह से अब पुतिन डरे हुए हैं। पुतिन ने लड़ाई छोड़ क्रेमलिन छोड़ दिया और अब पुराने सोवियत देशों से व्यापार की भीख मांग रहे हैं। रूस के साथ उसके पुराने सोवियत सहयोगी धोखा कर रहे हैं और क्रेमलिन की मीडिया बौखला गई है। रूसी मीडिया में कुछ लोग तो कजाखस्तान के खिलाफ एक और विशेष सैन्य अभियान की मांग तक कर रहे हैं। लेकिन पुतिन जानते हैं कि रूसी सेना एक और हार झेलने की हालत में नहीं है। देखिए, पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद कजाखस्तान ही था जो गुप्त रूप से रूसी सेना को आपूर्ति कर रहा था, लेकिन अब तो उन्होंने भी रोक दिया है, क्योंकि पुतिन के पास डॉलर खत्म हो रहे हैं और रूसी सेना के पास दिन। यह कहानी 2023 में शुरू होती है, ठीक एक साल बाद जब पुतिन ने अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था। देखिए, जब पुतिन 3 दिनों में कीव पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य में असफल हो गए, तो उन्हें अपने देश और जाहिर है अपनी सेना के लिए पश्चिमी आपूर्ति प्राप्त करने का कोई तरीका चाहिए था। तो ऐसे में कजाखस्तान, आर्मेनिया और चीन जैसे देश सामने आए। यह है कि उन्होंने रूसी अर्थव्यवस्था कैसे बचाई। हम काफी समय से इसे ट्रैक कर रहे हैं, यूके से अन्य जगहों पर सामान के प्रवाह को देख रहे हैं और हमने एक पैटर्न देखा। हम इसे काफी समय से देख रहे हैं। यह सिर्फ वे सामान दिखा रहा है जो प्रतिबंधित हैं, कितने रूस और पड़ोसी देशों को जा रहे हैं। यूके सामान ब्लैक लाइन रूस। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वह लाइन लगभग शून्य हो गई। अगर आप सिर्फ देखें तो लगता है प्रतिबंध काम कर रहे हैं। अब इन्हीं सामानों को देखें जिन्हें ड्यूअल यूज किट्स कहते हैं, ये हथियारों में इस्तेमाल हो सकती हैं। एंड इन्हें देखें, ये कितनी मात्रा में रूस के पड़ोसी देशों में जा रही हैं, जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ऐसे अन्य देश। और आप देख सकते हैं ये तेजी से बढ़ रही हैं। हम सोच रहे थे क्या हाल के महीनों में ये कम हुई हैं? क्या उस लाइन में गिरावट आई है? मतलब प्रतिबंधित सामान रूस के पड़ोसी देशों में जाना लगभग शून्य हो गया है? तो इसका छोटा सा जवाब है नहीं, असल में ये और बढ़ गई है। ये इस अवधि में आक्रमण से पहले की अवधि की तुलना में 111% बढ़ गई है। अब ये देश सिर्फ ब्रिटिश सामान ही नहीं खरीद रहे थे। 2022 से पहले जिन चीजों की जरूरत नहीं थी, अब वे दुनिया भर से हर सामान खरीद रहे थे। लेकिन रूसी आक्रमण के बाद न जाने कैसे इन सभी देशों में कोई छुपी हुई मांग थी जो अचानक बाहर आ गई। इससे कुछ मजेदार चार्ट्स बने। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। यह चार्ट कजाकिस्तान के गाम्बिया से आयात दिखाता है। 2022 से पहले इन देशों में कोई व्यापारिक संबंध नहीं था, लेकिन फिर अचानक 2023 में कजाकिस्तान ने $3 अरब मूल्य की मशीनरी, वाहन, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और विमान आयात करना शुरू कर दिया। ध्यान दें, इन वस्तुओं का उत्पादन गाम्बिया में नहीं होता। वे वही कर रहे हैं जो कजाकिस्तान करता है। गाम्बिया इन्हें खरीदकर कजाकिस्तान को बेच रहा है और कजाकिस्तान बस इन्हें दूसरे देशों से खरीद रहा है और चुपचाप इन्हें पुतिन को बेच रहा है। अब मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता। मैं कजाकिस्तान का नाम ले रहा हूं क्योंकि रूस की सीमा से लगने वाला लगभग हर देश यही कर रहा था। अचानक से रूसी आक्रमण के बाद वहां पश्चिमी सामानों की जबरदस्त मांग अचानक बहुत बढ़ गई थी। लेकिन कजाकिस्तान यहां सबसे बड़ा खिलाड़ी था। वे अब तक सबसे बड़ा देश थे जो यूरोपीय संघ और पश्चिमी सामान आयात कर रूस भेज रहे थे। अब समझ आता है कि ये देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। रूस पर प्रतिबंध लगे, लेकिन रूसियों को अभी भी पश्चिमी सामान चाहिए था। इसके अलावा रूसी सेना को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की जबरदस्त मांग थी। अब एक सेकंड में मैं बताऊंगा कि वह क्या है, लेकिन कजाकिस्तान के लिए यह बहुत ही सौभाग्यशाली स्थिति थी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल उन्हें रूस की इस मांग से लाभ कमाने के लिए फैक्ट्रियां बनाने की जरूरत नहीं थी। वे इसे बस पश्चिमी देशों से खरीद सकते थे और रूस को अच्छे मुनाफे पर बेच सकते थे। उन्होंने ऐसा करके अरबों कमाए। मैं फिर सभी को चार्ली मंगर का प्रसिद्ध कथन याद दिलाता हूँ, प्रोत्साहन दिखाओ, परिणाम दिखाऊंगा। अगर आप अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं तो इसे कैसे ठीक करेंगे? तो आप कजाकिस्तान का वह प्रोत्साहन हटा देते हैं जिससे उसे स्थिति से लाभ मिल सके। यही यूरोपीय संघ पिछले महीने करने वाला था। उससे पहले मैं आपको जल्दी से ड्यूल यूज प्रोडक्ट समझा देता हूँ। कोई भी चीज ड्यूल यूज प्रोडक्ट हो सकती है। यह रिमोट, यह माइक
और यहाँ तक कि एक कैलकुलेटर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का कैलकुलेटर, जिसे मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। रूस ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर दूसरे देशों जैसे कजाकिस्तान के जरिए आयात कर रहा है, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यह कैलकुलेटर है। चलिए मान लेते हैं कि यह एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के अंदर जो चिप है उसका इस्तेमाल रूस उन मिसाइलों में भी कर सकता है जिनका इस्तेमाल वह यूक्रेनी अपार्टमेंट्स, यूक्रेनी पावर प्लांट्स और जाहिर है यूक्रेनी मॉल्स को गिराने के लिए कर रहा है। तो आधुनिक तकनीक वाकई में बहुत शक्तिशाली है। यही वजह है कि रूस एक कैलकुलेटर को खोलकर उससे मिसाइल चला सकता है। लेकिन अगर मुझे यह पता है तो जाहिर है पश्चिमी नेता, पश्चिमी राजनेता भी यह जानते हैं। इसीलिए प्रतिबंधों ने इन ड्यूल यूज उत्पादों को निशाना बनाया। इसी वजह से रूस टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेटर नहीं खरीद सकता। उन्हें कैलकुलेटर भेजने के लिए जटिल योजना बनानी पड़ती है। शायद गाम्बिया, शायद यूएई, शायद तुर्की, फिर कजाकिस्तान और फिर रूस भेजना पड़ता है। और हर कदम पर कैलकुलेटर की कीमत बढ़ती ही जाती है। इस तरह प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को अब भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस कैलकुलेटर के लिए हम $10 दे रहे हैं, रूस शायद $20-25 चुका रहा है। जब आप सोचते हैं कि वे कितने खरीदते हैं तो रकम काफी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी यूरोपीय संघ खुश नहीं था, क्योंकि आखिरकार यूक्रेन में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं क्योंकि रूस ये ड्यूल यूज प्रोडक्ट्स खरीद पा रहा है। पिछले महीने उन्होंने कजाकिस्तान पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की चर्चा शुरू की क्योंकि वे रूस जाने वाले सामान की निगरानी नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिबंध सिर्फ रूस पर नहीं लगते। अगर रूस प्रतिबंधित देश है तो कोई भी देश, कंपनी या व्यक्ति जो रूसी व्यवसायों या नागरिकों को इन प्रतिबंधों से बचने में मदद करता है तो उन्हें भी सजा मिलती है। उन पर भी अपने खुद के प्रतिबंध लग जाते हैं। और यही वजह है कि देश आमतौर पर उन देशों के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब आपको शायद ये पहले से पता हो, लेकिन ये सब अमेरिकी डॉलर और उसकी दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर स्थिति से जुड़ा है। हर बिजनेस या देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है उसका लेन देन सीधे या परोक्ष रूप से अमेरिकी बैंक से ही होता है। इसका मतलब है कि अगर उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लगभग कट जाते हैं, या कम से कम उनके लिए सामान्य तरीके से व्यापार करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हर देश यह जानता है, लेकिन यहीं पर हमें यह बताना होगा कि जो चीज हो सकती है और जो चीज होगी उन दोनों में फर्क होता है। जब से आक्रमण शुरू हुआ है बहुत सारे पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की घोषणा की थी, लेकिन अगर सच कहें तो उनका पालन बहुत ढीला ढाला रहा है। असल में अमेरिकी दूत कीथ केलॉग ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही थी। हर देश, जिसमें अमेरिका भी है, प्रतिबंधों के पालन में 10 में से सिर्फ 3 नंबर पर रहा। अब इसके कई कारण हैं। बिल्कुल, एक तरफ इतने जुड़े हुए विश्व में प्रतिबंधों को लागू करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ देशों में इन प्रतिबंधों को लागू करने की पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं है। तो इन दोनों कारणों का मेल अन्य देशों को रूस के साथ व्यापार करने का कुछ आत्मविश्वास देता है। जब यूरोपीय संघ ने कहा कि वे कजाकिस्तान पर रूस की मदद के लिए प्रतिबंध पर विचार करेंगे, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सायरन बजने लगे। और यही वजह है कि अब हम कजाकिस्तान रूस सीमा पर ऐसी कतारें देख रहे हैं। सीमा पर अब रूसी मीडिया ऐसी चीजें देखकर घबरा रही है। यहाँ कॉमर्सेंट की एक रिपोर्ट है जो एक रूसी समाचार एजेंसी है। उन्होंने कहा, यह हैरानी की बात है कि कजाकिस्तान एक पूर्व सोवियत देश होते हुए भी रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन कर रहा है। उन्होंने रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प आंकड़े भी बताए। उनके अनुसार अब लगभग 99% माल सीमा पर जांचा जा रहा है, जबकि पहले सिर्फ 1-2% माल ही रोका जाता था। अगर ट्रक दोहरे उपयोग का माल ले जा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या ड्रोन जैसी चीजें या ऐसी कोई अन्य वस्तु शामिल हो सकती है। तो ऐसे माल को सीमा में प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है या कभी कभी जब्त भी कर लिया जाता है। अब यह बताना जरूरी है कि तकनीकी रूप से सीमा बंद नहीं है। लाइनें इतनी लंबी हैं कि कुछ उत्पादों को पार करने में कई दिन, शायद हफ्ते लग रहे हैं। अब मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग यह जानते हैं, लेकिन यह बताना जरूरी है कि समय ही पैसा है, खासकर जब बात व्यापार की हो। कई रूसी व्यवसाय
सचमुच दिवालिया हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे अनुबंध हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। लेकिन उन अनुबंधों के लिए उन्हें डिलीवरी चाहिए जो अब रूसी सीमा पर फंसी हैं। इसके अलावा कुछ किराना दुकानों में शेल्फ पर कुछ सामान नहीं है। कुछ व्यवसाय स्थिति सुलझने तक अस्थायी रूप से बंद हैं। अब जाहिर है ये आर्थिक समस्याएं हैं जिन्हें रूस संभाल सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से रूस के लिए जीवन को और कठिन बना देगा, जो पहले से ही कई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन पुतिन को जिस बड़ी समस्या से निपटना है वह सैन्य समस्याएं हैं, क्योंकि सैन्य क्षेत्र इन ड्यूल यूज उत्पादों पर निर्भर है जो चीन, कजाकिस्तान और अन्य देशों से आ रहे हैं। अगर ये सभी देश धीरे धीरे हर एक ट्रक की जांच शुरू कर दें तो रूसी सेना के पास जरूरी सामान की कमी हो सकती है। हम जानते हैं कि रूसी सेना को हर जरूरी चीज पर पहले अधिकार मिलता है। इसका मतलब है कि यह समस्या तुरंत सेना पर असर नहीं डालेगी। फिलहाल सबसे ज्यादा परेशानी रूसी नागरिकों को होगी। लेकिन अगर यह समस्या बनी रहती है तो हम मोर्चे पर कुछ संकेत देख सकते हैं। अब यह सब अपने आप में काफी बुरा है, लेकिन इस पूरी स्थिति का एक और पहलू है जिसका मैंने अब तक जिक्र नहीं किया है। यही बात व्लादिमीर पुतिन को तनाव दे रही है। यह स्थिति चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और शी जिनपिंग के सपने को नुकसान पहुंचा रही है। अब मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग जो इस चैनल को नियमित रूप से देखते हैं पहले से ही यह जानते होंगे। यह वही है जो बीजिंग ने 2013 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने पर घोषित किया था, और तब से चीन ने दुनिया भर में अरबों डॉलर लगाए हैं, हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स बनाए हैं, मूल रूप से ऐसी चीजें जो वे समुद्री मार्गों को बाईपास करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन के लिए यूरोपीय बाजार हमेशा से ही सबसे बड़ा इनाम रहा है। शी जिनपिंग के लिए वह हमेशा चाहते थे कि चीनी फैक्ट्रियों को यूरोपीय ग्राहकों से जितना जल्दी हो सके जोड़ा जाए, और कजाकिस्तान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक तरह से ताज का गहना है, खासकर चीन के उत्तरी हिस्से के लिए, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सिर्फ कजाकिस्तान में ही चीन ने BRI परियोजनाओं के निर्माण में 50 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है, और सिर्फ 2024 में ही 12,000 से ज्यादा ट्रेनें चीन से कजाकिस्तान गईं, जो 80 अरब डॉलर मूल्य का सामान लेकर गईं। असल में और भी चौंकाने वाली बात यह है कि चीन से यूरोप जाने वाला 80% रेल यातायात कजाकिस्तान से होकर गुजरता है, और ये सिर्फ ट्रेनें ही नहीं हैं। हर दिन हजारों ट्रक कजाकिस्तान की हाईवे से गुजरते हैं, जो चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी लेकर रूस और यूरोप की ओर जाते हैं। यह व्यापार 2025 तक लगातार बढ़ता रहा, जब तक वर्तमान स्थिति नहीं आई। कुछ महीनों में हमने लगातार 30,000 से ज्यादा ट्रकों को देखा है। इसका मतलब है कि हर दिन 1,000 से ज्यादा ट्रक सीमा पार कर रहे हैं। अब वही महत्व शी जिनपिंग के लिए एक तरह से बुरे सपने में बदल गया है, और यह सब कुछ पुतिन की वजह से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कजाकिस्तान जो ये जांच कर रहा है, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन और माइक्रोचिप्स को रूस में जाने से रोक रहे हैं। लेकिन इससे चीनी फैक्ट्रियों को भी नुकसान हो रहा है, जिनके सैकड़ों हजार डॉलर की कीमत वाले सामान अब हफ्तों तक ट्रकों में बॉर्डर पर ही पड़े हुए हैं। अगर फैक्ट्रियां समय पर उत्पाद नहीं पहुंचाती तो उन्हें नुकसान और भविष्य के ऑर्डर भी खो सकती हैं। चीन के नजरिए से देखा जाए तो कजाकिस्तान का पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन करना असल में एक चुपचाप की गई नाकाबंदी जैसा है। ये सामान पहले रूस द्वारा शुरू की गई इस जंग से पहले आसानी से आता जाता था, और अब ये मॉस्को और बीजिंग दोनों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। हर 2 महीने में कोई समस्या BRI को प्रभावित करती है। पिछले महीने पोलैंड ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं, इस महीने कजाकिस्तान की बारी है, और ये सारी समस्याएं रूस से जुड़ी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पुतिन के लिए यह कई अलग अलग कारणों से वाकई एक समस्या है। लेकिन एक और अहम वजह हो सकती है जो उनकी अहमियत को ठेस पहुंचा रही है। मुझे यकीन है आप जानते हैं कि पुतिन फिर से सोवियत साम्राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर दिन उन्हें पता चल रहा है कि अब और भी ज्यादा सोवियत देश रूस से डरते नहीं हैं। असल में वे तो अब ये भी नहीं सोचते कि रूस उनकी कुछ अहम फैसलों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। रूस के करीबी पड़ोसी पूर्व सोवियत राज्य अब एक एक कर मॉस्को से दूरी बना रहे हैं। मध्य एशिया और कॉकस क्षेत्र में कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देश जो कभी पूरी तरह रूस के प्रभाव में थे, अब नई साझेदारियां बना रहे हैं।
मुझे यकीन है आपको याद होगा जब पिछले महीने अजरबैजान और आर्मेनिया के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में शांति समझौते और आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर रहे थे। अब हमारे पास ऐसे अन्य देश हैं जो अब चीन की ओर देख रहे हैं, कुछ तुर्की, यूरोपीय संघ और यहाँ तक कि खाड़ी देशों की ओर भी देख रहे हैं। अब रूस उनके लिए रक्षक नहीं बल्कि जोखिम है जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं जब वे 2 दिन पहले ताजिकिस्तान में हुई हालिया शिखर बैठक को देखते हैं। वहां सभी पूर्व सोवियत देश थे, लेकिन यह रूस के लिए शक्ति प्रदर्शन जैसा नहीं था जैसा कि पिछले सभी वर्षों में रहा है। यह बैठक पुतिन की प्रासंगिकता की मांग से जुड़ी थी। बंद दरवाजों के पीछे वह शायद इन्हें समझा रहे थे कि कृपया व्यापार खुला रखें, कृपया पश्चिमी दबाव को नजरअंदाज करें और मास्को के प्रति वफादार रहें। लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है। रूस के युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था, सेना और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। रूस कभी यूरेशिया में शक्ति का केंद्र हुआ करता था, अब यह किसी काले छेद जैसा हो गया है। कोई भी पुतिन के पास नहीं रहना चाहता। और मुझे लगता है कि सोवियत संघ के पतन के बाद पहली बार रूस अलग थलग पड़ गया है और उसके पूर्व उपग्रह देश अब आगे बढ़ रहे हैं। वे नए गठबंधन और साझेदारी कर रहे हैं। पुतिन जिस साम्राज्य को फिर से बनाना चाहते थे वह उनकी आंखों के सामने बिखर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब पुतिन के फैसलों के कारण हो रहा है। उन्हें खुद के सिवा किसी और को दोष देने का हक नहीं है। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स में बताएं। आपको क्या लगता है कि रूस के प्रभाव का इस मध्य एशियाई यूरेशियन क्षेत्र में क्या होगा?